हेलो जी, मैं आपका अमनदीप सिंह और आप देख रहे हो कैनेडियन पेंडू। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल जिनको इनविटेशन आ गया है 75 CRS स्कोर पे, जो कि हैं अराउंड 27,332 कैंडिडेट्स। और जिन लोगों का अभी तक नहीं इनविटेशन आया है, दिल हल्का मत कीजिए, जल्दी आ जाएगा आप लोग का, बिकॉज़ आप सब लोगों ने जितना हार्डवर्क किया है डेफिनेटली वो भी पेड ऑफ होगा। तो अभी जो 75 वाले क्वालिफाई कर गए हैं उन्होंने पहले से ही पूल में अपनी फ़ाइल डाली हुई थी, सो वेरी गुड। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, सो जल्दी से जल्दी आप अपनी फ़ाइल जितनी जल्दी हो सके पूल में डालिए। और जिन्होंने अभी तक वेस्ट नहीं कराया है, प्लीज़ कराइए, जितनी जल्दी हो सके कराइए। तो CRS स्कोर 75 पे जिनका आया उनके पास पहले से ही 1 साल का एक्सपीरियंस था और वो क्वालिफाई कर गए। अब जिन लोगों को क्वेश्चन है कि अभी तक हम लोगों ने मतलब नहीं है हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। बट ये है कि अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, क्योंकि कैनेडियन क्लास एक्सपीरियंस वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी ओपन होंगी। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला था, और जिनके साथ मेरी बात हुई, मनप्रीत सिंह जो टिप्स इमिग्रेशन के डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी यही बोला था कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मतलब कैनेडियन एक्सपीरियंस लिया हुआ है, डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस लेटर ऑन होगा कंप्लीट, तो उनके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। तो अपना दिल भारी मत कीजिए, आप लोग के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकलेगी। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, मतलब मेरे को अभी 2 सिनेरियोज़ लग रहे हैं, या तो काफ़ी महीनों तक, 1 महीना या 2 महीना हो सकता है, जहाँ तक कि आपको ना मिले कोई नया CRS स्कोर, या फिर नया जो CRS स्कोर आएगा वो डाउन होगा। तो ये तो थी पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन्होंने वेस्ट नहीं कराया है, प्लीज़ आप लोग जल्दी से अपना वेस्ट करा लीजिए, ताकि इन केस कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी पूल में फ़ाइल ड्रॉप कर सको तो आप कर सकोगे, तो आप लोग को परेशानी नहीं होगी। और जो थर्ड थिंग है, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स को लेके जो प्लान कर रहे हैं कि कनाडा में आएंगे और उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है और जो प्लान कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वैसे ही जो सेकंड वीडियो है वो उसी के आगे कंटिन्यूएशन है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते रहें कि आपको कैसे लग रही है। और अगर उसमें कोई चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ मिस कर गया हूँ मैं, तो ऐड ऑन करने के लिए मुझे ज़रूरत है या इम्प्रूव करनी है कुछ, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। जैसे कि आप देख रहे हो, आज मैं जैकेट में हूँ और स्कार्फ पहना हुआ है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही हीरो बन के मैं बाहर आ गया था, तो मेरे को घर से काफ़ी ज़्यादा बताने के लिए उन्होंने फीडबैक दिया कि ज़्यादा हीरो मत बने, कपड़े पहन के रहें। और काफ़ी स्नो थी, जो कि सच है। यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा मैं। तो डेफिनेटली ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बट आज मौसम लास्ट टाइम से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आज धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही है। और लास्ट टाइम आई थिंक टेम्परेचर था अराउंड 1 और 2, दैट टाइम मैंने वो शूट किया था वीडियो। तो इस बार मेरे ख्याल से 5 तक का टेम्परेचर है। तो आई होप आपको ये जो कंटिन्यू वीडियो होगी, आपके आंसर्स जो आपकी क्वेरीज़ हैं शायद इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएं। तो जस्ट 2 एपिसोड्स और, तो उसमें एक ये एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अपनी मिल जाएगी। तो आई होप आपको पसंद आए और अच्छी लगे, तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, ताकि कोई भी चीज़ अगर मिस आउट मैं करूं तो आपको मैं बता सकूं। आई होप यू ऑल लाइक इट, गो एंड वॉच इट, थैंक यू। ओके, तो उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। ये 12th वालों के लिए कि सभी के लिए? सभी के लिए। या तो अगर आप 1 साल का प्रोग्राम करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर ओनली 1 ईयर वर्क परमिट। यस, 1 साल के साथ 1 साल ओनली वर्क परमिट, जो कि 12th वालों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि यूजफुल है।
जो ग्रेजुएट्स के हैं उनके लिए एक के साथ एक प्लस उनके साथ एक्सपीरियंस हो इंडिया का, देन इट इज बेनिफिशियल पॉसिबल। बट श्योरिटी नहीं है क्योंकि कट ऑफ क्या जाता है, CRS स्कोर क्या जाता है वो हमें किसी को नहीं पता। तो इट्स बेटर टू चूज फॉर 2 years ऑफ स्टडी, फिर उसके बाद 3 years का वर्क परमिट मिलेगा। तो ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन आपके पास टाइम काफ़ी होता है कि आप सॉल्यूशन क्या ले लेते हो। जिस हिसाब से नॉलेज चल रही है अपने बैक होम में और यहाँ पर, बैक होम में ये होता है कि हम करा देंगे कोई दिक्कत नहीं, मगर फॉल्स जो कमिटमेंट्स बहुत हैं। फॉल्स कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब वादे होते हैं बहुत सारे, फिर चमत्कार ही होते हैं यहाँ पर। फिर या तो आप डिपोर्ट, तो वैसे आपको कोई दिखा होगा अभी तक? डिपोर्ट नहीं दिखा बिकॉज दे आर इमिग्रेशन कनाडा इतना हार्श नहीं है कभी हार्श भी। नहीं है। तो यहाँ पे तो वैसे वो हर चीज़ के लिए उनके पास होता है कि चलो बच्चों के वहाँ यहाँ पे वे आउट्स बहुत हैं। तो कोई भी बच्चा, वो भी नहीं चाहते कि जो बच्चा यहाँ पे आया दे गिव लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, कि वो यहाँ पे कैसे भी इंटीग्रेट उनकी लाइफ ना स्पॉइल हो। एग्जैक्टली। तो वो चीजें नोटिस करते हैं कि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो किसी बच्चे की लाइफ में। तो ये चीज बड़ी मुझे अच्छी लगती है यहाँ की कनाडा की। हाँ, कोई भी सिचुएशन है, इफ यू आर लाइक लेजिटिमेट पर्सन, आपका सोर्स जो है स्टार्टिंग से आप सही हैं, तो वो आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है। तो सर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अभी, कि जो वर्क वीज़ा है, तो वर्क वीज़ा के दौरान हमें क्या चीज़ सबसे पहले माइंड में रखनी चाहिए अगर हम स्टडी के एंड में पहुंच रहे हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट। मैं अपने बच्चों को, सभी को, अपने कैंडिडेट्स को, सबको यही एक रिकमेंड एडवाइस करता हूँ सबको बच्चों को, कि जैसे वो स्टडी में आते हैं, एज सुन एज दे आर लाइक अ फुल टाइम बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, लेजिट इंस्टीट्यूट में जब पढ़ते हैं, दे आर अलाउड टू वर्क पार्ट टाइम ऑन पार्ट टाइम बेसिस। तो जॉब वही पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब अपनी सर्च करें जो उनको डिज़ायरेबल है और उसी में वो आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं टिल रेजिडेंसी। तो ताकि वो यहाँ पे भी वो पार्ट टाइम करेंगे, वहीं पे फुल टाइम हो जाएं, तो वही उनकी बी कैटेगरी की जॉब होनी चाहिए। स्किल सेट होता है OABC कैटेगरी की जॉब्स जो होती हैं, तो बी कैटेगरी में ही प्राइमरीली हम GTA जितना भी हमारा ओंटारियो में, BC में, जहाँ पे भी फेडरल प्रोग्राम में अगर हम जाते हैं, तो हमारी जॉब जो है वो स्किल सेट OA और B में ही फॉल करनी चाहिए। तो ये ओंटारियो के अंदर की बात कर रहे हैं? ओंटारियो भी और सभी फेडरल प्रोग्राम में सभी के लिए अंडर द कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो उसमें हमें 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस जो हमने बनाना है वो प्राइमरीली बी कैटेगरी की ही जॉब्स होती हैं ज़्यादा बच्चों जो एक्वायर करते हैं। तो उसके लिए हम हमेशा बच्चों को ये रिकमेंड करते हैं कि पार्ट टाइम शुरू करो स्टूडेंट के टाइम, जहाँ पे आप पार्ट टाइम कर रहे हो, बिल्ड कनेक्शंस विद योर एम्प्लॉयर के साथ बन के रहो, अच्छे चलते रहो, और वही आपको आगे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अगर देता है। यू डोंट हैव टू गो टू द कंसल्टेंट्स की ओके जी मेरे को पैसे दे के जॉब दे दो, या जो यहाँ पे मेल प्रैक्टिस हो रही है ऑन बिग लाइक ऑन हायर स्केल हो रहा है जैसा सारा सिस्टम। सो उससे बचने के लिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप यहाँ पे जब आते हो स्टूडेंट, अच्छी जॉब उठाओ, पार्ट टाइम बेसिस पे काम करो, अपनी एफिशिएंसी दिखाओ, अपना पूरा 100% एफर्ट करके वहीं पे पार्ट टाइम से फुल टाइम होके अपने रेजिडेंसी के लिए उसी जॉब को यूज करो। तो सर नॉक बी लेवल में मोस्टली कौन कौन सी जॉब आती है? हर तरह की सुपरवाइजर्स पोजीशंस, टेक्नीशियन पोजीशंस, सारे ये जो है ये बी कैटेगरी में ही आते हैं। सर मैंने टीम लीड का एक सुना है, टीम लीड का ये क्या प्रॉब्लम? टीम लीड की ड्यूटीज पे कंफर्म होता है कि किस तरह में कर रहे हो। टीम लीड की ज्यादातर पोजीशंस जो होती हैं ये वेयर हाउसेस में चलती हैं, वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन में चलती हैं, वेयर हाउसिंग में चलती हैं, लॉजिस्टिक्स में चलती हैं टीम लीड की पोजीशन, वे यू आर लीडिंग अ टीम। और उसमें जो ड्यूटीज होती हैं, अगर आपकी सुपरवाइजर्स में ही वो आती हैं, टीम लीड्स की जो ड्यूटीज होती हैं ये नॉर्मली फॉल करती हैं नॉक कोड 1 to 15 में। ठीक है, तो लॉजिस्टिक एंड नॉक कोड भी होता है जी, हर एक का ध्यान नॉक कोड रखिएगा, होता आप है। नॉक कोड भी चेक कर सकते हैं। यस, हर एक का नॉक कोड, हर एक ऑक्यूपेशन का एक नॉक कोड होता है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं आपका नॉक कोड कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो वो आपने चेक करना होता है कि वो बी कैटेगरी में कम से कम हो, अगर उसके ऊपर ए भी है, ओ भी है, तो उस कैटेगरी में अगर आप जाते हो तो आप इजीली उसमें क्वालिफाई कर जाते हो। जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन कनाडा का, दैट इज बी कैटेगरी कम से कम अगर ये हमारे पास यहाँ पे हो, जो बच्चों को मिलती है मेजॉरिटी। अगर बच्चों के पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस पीछे से हो, इंडिया से लेके एक्सपीरियंस आ रहे हैं, और दे आर लाइक इन लाइसेंस प्रोफेशन, जैसे किसी तरह का कोई प्रोफेशन, एंड वो रेजिडेंसी अप्लाई कर रहा है, क्योंकि आप इकोनॉमी में मतलब Yes. काफी ज्यादा हेल्प आउट करते हो Yeah. किसी भी कंट्री को, अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, वो आपकी Yeah. स्टडी के थ्रू इन्वेस्टमेंट है। बट स्टडी के थ्रू इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है कि आप 12th से आ जाओ, वो 12th से आना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसे हम देते हैं। रिस्की है, बट अगेन इंडिया में चल भी रहा है, चल भी रहा so
हाँ। एवरी थर्ड जो भी ग्रेड 12 पास आउट हो रहा है फोर्सिंग देयर पेरेंट्स कि मेरे को तो जाना है, बाहर जाना, मेरा फ्रेंड गया मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, बट दे कैन कम, दे आर लाइक 100% दे आर वेलकम्ड इन कनाडा, बट उनके लिए यही एडवाइस है कि वो दूसरी प्रोविंसेस को चूज करें रादर देन कमिंग इनटू ओंटारियो और एनी अदर, क्योंकि वो इनको फेडरल स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा विच इज़ वेरी टफ। प्रोविंशियल प्रोग्राम्स भी हैं यहाँ पे उनको अकोमोडेट करने के लिए, बट वो बहुत लिमिटेड है, उनका कोटा बहुत लिमिटेड है। सो लाइक 7,000 में 7,000 अगर साल का उनकी एलोकेशन है कोटा पीएनपी का, तो वो कितने बंदों को अकोमोडेट करेंगे? तो उस वजह से सोच समझ के और प्लानिंग से आना चाहिए, थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए। ये चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि आप जहाँ से भी इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, आई एम श्योर कि आप किसी के थ्रू अप्लाई करोगे, तो वो आपको अगर फोर्स करें किसी लोकेशन के लिए, बजाय इसके कि आंखें बंद करके चलना, सबसे पहले खुद रिसर्च कर लो। नहीं पसंद आता मेरे को आप टेक्स्ट कर लेना, ईमेल कर लेना, जो भी करना हो मैं इनके थ्रू आपसे डायरेक्ट आंसर करवा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनकी भी कंसल्टेंसी है, मैं आपको उसकी भी ईमेल डिटेल्स वगैरह दे सकता हूँ ताकि आप डायरेक्टली इनसे बात करो खुद। मुझे एज अ मीडिएटर आपको चुनना भी नहीं पड़ेगा, या कि मैं आपके पास जाऊँ तब आपसे सवाल पूछूँ, आपको इतना टाइम वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। गूगल में सर्च कर सकते हैं आप कि टिप्स इमिग्रेशन क्या है, तो आपको डायरेक्ट ईमेल्स मिल जाएंगी। तो क्रॉस कंट्री वालों के लिए बेनिफिट है कि वो डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आफ्टर 12th हम लोग आते हैं इसमें ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हाँ कई लोग हम बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं तो हम लोग की बैक लग जाती है। तो जब हम लोग की ज़्यादा पढ़ने से बैक लग जाती है तो वो जो टाइम गैप हो जाता है, उस टाइम गैप के ऊपर क्या हम लोग लेटर ऑन हम अपने मतलब स्टडी वीज़ा यहाँ पर फाइल कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर बैचलर्स? बैचलर फ्रॉम बैक होम या बैकलॉग होता है ना, बैकलॉग, तो बैकलॉग सर्टिफिकेट लगता है आज के डेट में। तो ये दे आर लाइक वेरी इन्होंने रूल्स बहुत ही इजी कर दिए बच्चों के लिए, तो दे आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट नाउ, प्रीवियसली दे वर। सो अभी अब अगर आप बैकलॉग सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा के देते हैं तो वीज़ा मिल रहे हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही बच्चों को। दे हैव टू एक्सप्लेन, दे हैव टू एक्सप्लेन, देयर शुड बी अ गुड रीजन बिहाइंड इट। तो एकेडमिक उनको प्रोबेशन, एक तरह से प्रोबेशन ही होती है, एकेडमिक प्रोबेशन है, आपकी इतनी बैकलॉग्स क्यों हैं, क्यों थी, क्या सिनारियो था, बट फिर लाइक उसमें क्या रीजनिंग है वो प्रॉपर आपको बनानी होती है। दे हैव टू एक्सप्लेन इन द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ, जैसे हम एसओपी भी कहते हैं, आप लोग को काफी ये टर्म सुनने को मिलेगा एसओपी, तो यही है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो इसको भी बहुत लाइटली लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते बच्चे, उनको लेना चाहिए। ऑफिसर वो पढ़ते हैं जरूर, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे आपका क्या रीजन है, क्या आपकी रिसर्च की गई है इस प्रोग्राम के पीछे, तो कंसल्टेंट के पीछे मत भागें, वो खुद ही बना के देता, नीचे साइन करवा देता, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो खुद बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो उतना ईजी हो जाता है वीज़ा लगना। सर एक बार जो मैंने जब अप्लाई करा था, जब मतलब मैं अपनी बात करूं तो एक लेटर वो लोग इंडिया में लिखवाते हैं ताकि आप कॉलेज चेंज ना करें, तो वो सर बहुत डराता है बच्चों को उधर से कि मतलब नहीं इंडिया में ऐसा होगा, अगर आपने वहां जाके चेंज करा तो आपको वो डिपोर्ट कर देंगे। ये ऐसी बातें सुनने में आती है, होता तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट द ओनली थिंग इज देयर इज अ कमीशन एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन, यू नो। तो वो उनको होता है कि वो दे डोंट चार्ज। इंडिया में अभी जो चल रहा है, हम भी जो प्रोसेस करते हैं, वी डोंट चार्ज लाइक हेफ्टी, अपनी प्रोसेसिंग फी हम इतना ज्यादा नहीं लेते, बिकॉज जो जनरल जो चलता है, बच्चों ने फीस पे किया तो कॉलेज इज पेइंग कमीशन टू द कंसल्टेंट्स। तो बच्चे अभी भी आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि अभी आप डायरेक्टली भी अगर एडमिशन अप्लाई करते हो किसी भी कॉलेज में, तो कॉलेज आपको प्रेफरेंस देता है, यू नो, कंसल्टेंट की बजाय, क्योंकि दे डोंट हैव टू पे द कमीशन। बट अगेन स्टूडेंट को प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, कौन से कॉलेज में आ रहे हैं, कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं, उसके पीछे क्या उनका रिसर्च प्रोसेस क्या है, वो सारा उनको सोच समझ के कोई भी कोर्स चूज करना चाहिए। तो वो बात करनी चाहिए। यस, कंसल्टेंट कम्स इनटू द पिक्चर कि वो उनको गाइड कर सकता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अपने पहली प्रीवियस एजुकेशन है, कौन से में आपकी रेलेवेंसी बनती है, आपको कौन सा प्रोग्राम आगे चूज करना चाहिए। बट सर हमारा थॉट ये होता है ना कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, तो हम सीधा कंसल्टेंसी मतलब ब्लाइंड फोकस होके हम लोग उधर चले जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट, लाइक हमें भी पता चल जाता है क्लाइंट किस इंटेंशन से हमारे पास आया है। तो वो चाहता है बस पैसा फेंक तमाशा देख, या वो चाहता है लाइक वो जेन्युइनली एफर्ट करना चाहता है प्रॉपर प्रोसेस के लिए। तो ये इस हिसाब से चलता है। यू कांट हेल्प इट, वी कांट फोर्स द इशू ना, तो किसी को नहीं कर सकते, तो वो चलता है ऐसे ही, बस तो चल रहा है बस। कांट हेल्प इट। बैकलॉग वाले हेड्स अप, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और सर कितना, जैसे अब हम लोगों ने अगर बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग के पास टाइम गैप है, जैसे 1 साल का गैप है, 2 years का गैप जो है वो ये वैलिडेट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, इमिग्रेशन कनाडा को 2 years के गैप के वो ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम. इफ इट्स मोर देन 2 years देन देयर इज एन इशू कि आप एक बोनाफाइड एप्लीकेंट नहीं, बोनाफाइड स्टूडेंट नहीं है. अगर आपको पढ़ाई में इतनी सीरियसनेस आपकी थी तो आपने 2 साल घर पे कैसे निकाल दिए? करेक्ट. तो 2 साल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई वाज प्लानिंग, आई वाज डूइंग सम रिसर्च इनटू द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम कौन सा लेना है. बाद में मैंने इंग्लिश एबिलिटी के लिए आइल्स एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग ली. बाद में मेरे को सेशन आगे का मिला, सेशन अवेलेबल नहीं था. तो वो 2 साल हम कवर कर सकते हैं. तो हमको अगर सर जैसे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो 3-4 साल का गैप हो जाता है. घर में कोई प्रॉब्लम होगी 4 साल प्रॉब्लम, तो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और उसका प्रूफ होना चाहिए. तो सर इसमें कितनी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ये डिपेंड करती है कि उनकी प्रीवियस एजुकेशन क्या थी, उनके एजुकेशन में स्कोर कितना था, उनकी परसेंटेज क्या थी फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज, और उसके बाद उन्होंने अभी जो आगे प्रोग्राम चूज किया है उसकी रेलेवेंसी उनकी बन रही है कि नहीं. तो सर कभी बार तो ऐसा होता है कि रेलेवेंसी बना के आपको भेज दिया जाता है, फिर बाद यहाँ पर मैं आके आप अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं, ऐसा भी कुछ है? ऐसा भी है, बट अगेन अंडर द न्यू जो लॉन्च प्रोग्राम हुआ था SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, उसमें ये विंडो नहीं दी गई कि कॉलेजेस बच्चे आके चेंज करें, क्योंकि साल की फीस इसीलिए इकट्ठी लेते हैं. अच्छा, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते? जी, चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉलेज चेंज कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए. हाँ, करना नहीं चाहिए. तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ पर्सनल लेवल पे कि बच्चा कॉलेज ना चेंज करे, कोर्स चाहे आके चेंज कर ले. अच्छा, कॉलेज ना चेंज करे. जो भी कॉलेज में आओ उसमें देखो कि मेरे पास ये ऑप्शन, 1 ऑप्शन है, देन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मेरे पास ये है. तो मैं कॉलेज में आके अगर ये प्रोग्राम मेरे को सूट नहीं कर रहा तो मैं सीधा इंटरनेशनल एडमिशन ऑफिस में जाके उनसे बात करके तो मैं अपना कोर्स चेंज कर लूँ. तो अगर मेरे को वो कोर्स में से नहीं जम रहा तो आपको उस हिसाब से चेंज कर लेना चाहिए, रादर देन विड्रॉइंग योर फी. उसमें आपका 2,000-2,500 वो कम से कम काटते हैं. तो उस वजह से फिर आपको दूसरे कॉलेज में जाना है, वहाँ पे आपको सीट अवेलेबिलिटी देखनी है. Correct. तो वो प्रॉब्लम में जाने की बजाय कॉलेज वो चूज करो जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो आपके पास. एक कोर्स में आए हो, नहीं अच्छा लगा, चेंज करके दूसरे प्रोग्राम में चले जाओ. ये बेटर ऑप्शन मुझे लगा. जैसे सेंटेनियल कॉलेज है यहाँ पे, सेनेका है, शेरिडन है, हम्बर है. तो इसमें आप हर तरह के कोर्स अवेलेबल हैं. आपको कहीं और भागने की जरूरत क्या है? बच्चे कौन से भागते हैं? जो चाहते हैं कि हमारे कॉलेज ही 1-2 दिन हो. हाँ, ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज है कि मतलब 2 दिन हम स्टडी करें और ना ही जाना पड़े. और हम ज्यादा मेहनत करके अपना पैसा बना रहे, वापस जितनी फीस लगाई है बाय द टाइम हम जो काम खत्म हो, काम की वजह से कि हमें काम ज्यादा करना है, हमें यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा है, पढ़ाई का ज्यादा बोझ है, तो हमें कहीं और डाल दो. मोस्टली हमें PR चाहिए. यस, तो उस वजह से है. फिर वो जो बीजोगे वही काटोगे, क्या करोगे? करेक्ट. तो वैसे ही चलना है. अच्छा, लेकिन इसी चीज को कवर करने के लिए गवर्नमेंट इमिग्रेशन कनाडा भी हर तरह से, उनको भी पता है क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है. तो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट डे बाई डे. तो वो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, हार्ड होता जाएगा. तो इतना नहीं इनको लेना चाहिए लूज. बच्चों को जो जैसे लाइटली लेते हैं इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए. जिस कॉलेज में आए, बिकॉज वी आर कंफर्मिंग टू द इमिग्रेशन, जब वीज़ा लेते हैं कि मेरे को ये कॉलेज लेना है, मेरे को SOP में मैंने कंफर्म किया है कि मेरे इतना रिसर्च किया है, मेरे को ये फ़ायदा है, मेरे को वो फ़ायदा है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है. तो आते कहाँ भाग गए? हाँ, आते ही सारी सिचुएशन कैसे चेंज होगी? इसका मतलब पहले झूठ बोल रहे थे या बोल रहे हो? तो झूठ तो बोल रहे हो ना, आपकी लेजिटिमेसी खराब हो जाती है. तो अभी उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है पकड़ने के लिए. अगर आगे तो जाके दिक्कत होगी बच्चों को. तो वैसे ही फाइनल करके इंडिया से आना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा कॉलेज उनके लिए सूटेबल है, तो वही उठा के आए. सर जैसे अब मेरा जैसे वर्क वीज़ा आया, अब मैंने 1 साल का वर्क कर लिया, नॉक बी लेवल पे काम कर लिया, 1 साल हो गया, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए मेरे वर्क से? आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए जिस पे ड्यूटीज मेंशन हो. उस ड्यूटीज के हिसाब से ही हम आपका नॉक को डिसाइड करते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन जो आपने एक्सपीरियंस अकोमुलेट किया 1 ईयर का, वो किस नॉक कोड में फॉल कर रहा है. तो हमें तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं वो हमें पहले नॉक बी से वहाँ पर चेक कर लेनी चाहिए. चेक करनी चाहिए. यस, आपका ऑक्यूपेशन टाइटल क्या है और उसकी जो जॉब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जो निभा रहे हो 1 साल से, वो किस नॉक कोड में फॉल करती है. तो ये ऑफर लेटर में मेंशन होता है, राइट? जॉब लेटर में, एक्सपीरियंस लेटर में लेते हैं. ऑफर में भी होता है कईयों को. हाँ जी, वो सारा मिलता है यहाँ पे. वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. तो उसमें आपकी सैलरी मेंशन होनी चाहिए, आपके आवर्स मेंशन होने चाहिए. आवर्स एंड सैलरी आपके कितने पर आवर है. मतलब मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे अभी 14.25 है. मतलब सुपरवाइजर वाली? सुपरवाइजर वालों पे भी डिपेंड करता है. लोवेस्ट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द नॉक कोड अगेन. नॉक कोड, तो वो आपके ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है कौन सी ऑक्यूपेशन. जैसे नॉक बी है,
नॉक भी है तो 14.25 से 15 में भी है। जितना भी फूड सेक्टर है, फूड सेक्टर में 14.25 ही है लो वेज। अगर आप टेक्नीशियन में जाते हैं, किसी और में जाते हो 15 to 16 से वेरी करता 17, 18, है। हाँ, उधर वो vary वेरी करता करता है। तो हमें वहाँ से ऑफर लेटर, जॉब एक्सपीरियंस लेटर, जॉब एक्सपीरियंस लेटर, उसके साथ पे स्टब्स, पे स्टब्स, कितने मतलब 12 मंथ्स की पूरी, पूरा ही इकट्ठा करना चाहिए पूरे हमेशा। इकट्ठे करने Yes.